Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the online NMD CAT session of Stars Academy, Johor Town. Today the topic of our discussion is alkynes. So let's get started. जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे alkynes की। इससे पहले हम alkenes और alkanes के बारे में देख चुके हैं। अब कुछ कुछ काम इस तरह हो गया है कि आप you and I are on the same page. हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर आपको चले एल्केन्स के हवाले से, एल्कीन्स के हवाले से, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, और इस दौरान हमने ये कोशिश की कि वी शुड हैव एलैबोरेटेड लेक्चर्स। लेकिन अब एनएमडी कैट की असल तैयारी का तरीका, जिसमें हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम छोटे छोटे हिंट्स का इस्तेमाल करते हैं और उन हिंट्स के ज़रिए, उन टेबल्स के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन है वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकें। तो इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात करेंगे एल्काइंस की। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि एल्काइंस की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और एल्काइंस की जनरल प्रॉपर्टीज़ को फिर हम मिलाएंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने चैप्टर की स्टडी यानी कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में। उसमें हमने देखना है कि एल्काइंस की प्रेपरेशन कैसे की जाती है, बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। साथ साथ हमने देखना है कि एल्काइंस कुछ मेजर एडिशन रिएक्शंस लाइक हाइड्रोजिनेशन है, लाइक हाइड्रोहेलोजिनेशन है, लाइक हाइड्रेशन है, वो कैसे करते हैं, और एल्काइंस आर एसिडिक, इस पर भी बात करनी है। साथ एक जनरल ओवरव्यू हम देखेंगे कि एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, ये दो टाइप के रिएक्शंस हैं मेजरली, जो कि एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस में आप तीनों ये रिएक्शन देते हैं, कोई कोई रिएक्शन देता है, एंड सम अदर कंपाउंड्स शो सम अदर रिएक्शंस। तो क्या फ़र्क है एडिशन में एंड सब्स्टिट्यूशन में। उसके बाद आखिर में हम एक ग्रैंड कंपैरेटिव टेबल बनाएंगे इन विच वी आर गोइंग टू कंपेयर एल्केन्स, एल्कीन्स, alkynes in their hybridizations, in their types of reactions, in their mode of action, in their vulnerability towards electrophiles और nucleophiles। तो इस तरीके से एक कॉम्पैक्ट किस्म का, बड़ा ही आउट क्लास किस्म का एक टेबल हमने देखना है। तो पहले हम आज स्टार्ट ले रहे हैं एल्काइंस से। तो एल्काइंस के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जिससे हमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एल्काइंस जनाब, सबसे पहली बात अगर मैं एल्काइंस के बारे में आपसे करूं तो वो ये की जा सकती है कि एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइंस में अनसैचुरेशन पाई जाती है। व्हाट डज इट मीन, अनसैचुरेशन पाई जाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइंस अनसैचुरेटेड हैं एंड दे कंटेन एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। उनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि इनमें एट लीस्ट 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। कम से कम दो ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए। जारी बात है, एक ट्रिपल बॉन्ड में दो एटम होते हैं, दो एटम ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है, तो कम से कम दो कार्बन ऐसे होंगे जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड हो सकते हैं। इसी तरीके से आप फर्दर कहेंगे जो एल्काइंस हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, और यहाँ पर n की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, यानी कि मीथाइन नामी कोई कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मिनिमम ईथाइन एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हुए फर्दर वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द बॉन्ड लेंथ्स। We are going to compare the bond length of alkynes with those of alkenes. तो alkynes के अंदर जो bond length है is shorter than that in alkenes. alkenes के मुकाबले में alkynes की bond length shorter होती है। इसी तरीके से the pi electrons are less exposed than those of alkenes.
एल्कीन्स के मुकाबले में एल्काइंस के पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस एक्सपोज्ड टुवर्ड्स अटैक। किसकी तरफ, किसके लिए वो एक्सपोज्ड नहीं है, किसके लिए वो मुयस्सिर नहीं है? दे आर नॉट अवेलेबल, readily available for than those of alkenes towards electrophiles, जिसे मैंने E लिख दिया है। E इलेक्ट्रोफाइल के लिए सिंबल यूज कर लिया है, पूरा लिख लेते हैं। E होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जो है ये इतनी इजीली एक्सपोज्ड नहीं है। यानी कि यहां से मैं दो बातें आपसे शेयर करूंगा इस पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए। अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रिएक्टिविटी की बात की जाए, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रिएक्टिविटी की बात की जाए, तो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव than alkynes. And if we talk about the reactivity towards nucleophile, in that case triple bond will be more reactive than double bond. Now हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्यों होता है, क्योंकि ये टर्म्स जो है ना ये आज ही अगर एक्सप्लेन हो जाएं तो आगे भी चलती रहनी है। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज ए न्यूक्लियोफाइल, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा जगह हमें चाहिए होगी। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए आप कहेंगे इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कैसे पहचानेंगे आप कि कोई चीज इलेक्ट्रोफाइल है? इट शुड हैव ए पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इज नॉट ए नेसेसिटी, लाजमी नहीं है, होगा तो अच्छा है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज ना भी हो तब भी इट शुड हैव ए वेकेंट ऑर्बिटल, यानी कि उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा नहीं होना चाहिए। उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ मशहूर मिसालें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल्स की, ताकि जो है ना वो वंस एंड फॉर ऑल प्रॉब्लम हल हो जाए। अगर आपको उनमें से कोई नजर आ रहा है तो इट विल बी डेफिनेटली एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की मशहूर मिसालें हैं, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, C पॉजिटिव कार्बोकैटाइन होता है, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन पॉजिटिव भी हो, पार्शियल पॉजिटिव भी हो, दोनों ही, H पार्शियल पॉजिटिव होगा तो भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा, इवन देन इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और हो सकते हैं BF3, AlCl3, FeCl3, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। बेंजीन, नेक्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोफाइल्स की एक लंबी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, SO3, R पॉजिटिव, RCO पॉजिटिव। तो ये ना हमने एक, जिस तरह आप कह लें कि एक डिटेल्ड किस्म का ना डाटा आपके सामने रखा कि ये चीज़ें इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं, ताकि आप ना परेशान ना हो, आपको पहचानने में आसानी रहे। दो बातें याद रखनी हैं कि H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हैं, although they have positive charge। and why so? पॉजिटिव चार्ज तो है, तो क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? क्योंकि इनके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। पॉजिटिव चार्ज जो नजर आ रहा है ना वो H पॉजिटिव से बॉन्ड बनाने की वजह से नजर आ रहा है। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसने H पॉजिटिव से बॉन्ड बनाया तो ओवरऑल NH4 पॉजिटिव हो गया। अमोनिया का नाइट्रोजन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोनियम आयन का जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो वो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये दो मिसालें ना आपने याद रखनी है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मसला भी आज ही हम हल करना चाह रहे हैं। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल ऑपोजिट, पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग, न्यूक्लियस लविंग लोग कहते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि पॉजिटिव लविंग या न्यूक्लियस लविंग दोनों ही बातें जो है वो सही हैं, ताकि दोनों तरह ही हमें जो है वो मदद मिल जाए।
कभी पॉजिटिव हो तो हम फिर भी उसे वही कह दें, या पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक हो रहा हो तब भी हम कहें कि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल यूजुअली इज नेगेटिवली चार्ज्ड, लेकिन इट इज अगेन नॉट ए नेसेसिटी। शर्त नहीं है कि जनाब नेगेटिव ही होगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। ये होना चाहिए इसके पास लोन पेयर। जिसके पास लोन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, दैट इज फॉर श्योर। जिसके पास लोन पेयर होगा वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में न्यूक्लियोफाइल होता है। अच्छा, मशहूर न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं? Cl नेगेटिव है, F नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, OR नेगेटिव है। और कौन सा हो सकता है न्यूक्लियोफाइल? फॉर एग्जांपल इथीन न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, एल्काइंस दे आर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनसे वो अटैक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इस वजह से वो अटैक कर सकते हैं। तो लोन पेयर या फिर आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो वो चीज़ें न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती हैं। तो ये भी कुछ न्यूक्लियोफाइल हो गए। सही है जनाब, ये न्यूक्लियोफाइल की मिसालें हमने दे दी। अच्छा, तो ये तो सारी बात हो गई, हम इस हिस्से को एलैबोरेट कर रहे थे। अच्छा, कुछ अगर सवाल देखे जाएं यहाँ से तो फिर क्या हो सकता है? एक सवाल आपसे मैं अगर पूछूं, यहाँ पर पहला ही सवाल है और सवाल में मैं ड्रॉ कर रहा हूं दिस मॉलिक्यूल जिसका नाम है 1-ब्यूटाइन। 1-ब्यूटाइन, 1-ब्यूटाइन में इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं और मैं हाईलाइट कर देता हूं जरा कुछ पोजीशंस को। ये पोजीशन है ए, बी, सी, डी, 4 पोजीशंस हो गई और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट suitable position for attack of न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए सबसे ज़्यादा जो आसान जगह है वो आपके ख्याल में क्या है? अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव लविंग है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने कहाँ अटैक करना है? पॉजिटिव पर। तो यहाँ पर पॉजिटिव हिस्सा सबसे ज्यादा कौन सा है? तो एल्काइंस के अंदर याद रख लें, इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं कि एल्काइंस के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एल्काइंस के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पर जो पॉजिटिव है इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना पसंद करता है एल्काइंस के हाइड्रोजन से। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस सेकेंड ईयर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर ऑप्शन टिक कर दिया कि डेल्टा न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए बहुत ही एक मौजूद जगह है। अच्छा, अब कुछ सवालात हम जनरली एल्काइंस के बारे में अगर आपसे पूछें तो एक और सवाल ऐसे हो सकता है कि नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स इन प्रोपाइन। प्रोपाइन में प्लेनर एटम्स की तादाद कितनी है? जी, इज इट 1 और 2 और 3 और 6? कितने प्लेनर एटम्स हैं प्रोपाइन में? प्रोपाइन के प्लेनर एटम्स को निकालने के लिए हमें ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सोचना पड़ेगा। असल में ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये बनता है इस तरह, कार्बन के sp ऑर्बिटल साथ वाले कार्बन के sp ऑर्बिटल से मिले होंगे और साथ तीसरा कार्बन जो है उसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसने की होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सही है जनाब, याद रखना है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इट इज नेवर प्लेनर,
ये आउट ऑफ प्लेन है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर नहीं होती, वो 3 डायमेंशनल होती है। मैं आपको शो कर देता हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसी नजर आती है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लुक्स समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल इस तरह नजर आती है, ये देखें जरा। तो 2 एटम्स आगे की तरफ होते हैं, एक पीछे की तरफ होता है, एक ऊपर की तरफ होता है, लाइक दिस। तो ये प्लेनर नहीं होता। तो CH3 कभी भी प्लेनर नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। सही है। अच्छा, अब CH3 प्लेनर नहीं है, ये वाला हिस्सा प्लेनर नहीं है, CH3 प्लेनर नहीं है, तो हाइड्रोजन 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 कार्बन ये सब प्लेनर नहीं है, तो ये सब तो माइनस हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर कार्बन और ये कार्बन ये आपस में प्लेनर है, इन्होंने पाई बॉन्ड भी बनाया हुआ है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो ये जो 3 एटम हैं जो कि ट्रिपल बॉन्ड के इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं, ये जो 3 एटम हैं जो ट्रिपल बॉन्ड के इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं, असल में इनमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जा रही है। और sp हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रेट लाइन के अंदर 180 के एंगल पर ये बॉन्ड जो है सारी चीजें पाई जाएंगी, और आप कहेंगे कि यहाँ पे जो प्लेनर एटम्स हैं उनकी तादाद 3 हो जाएगी। सही है जी बात। तो 3 हो जाएगी यहाँ पर प्लेनर एटम्स की तादाद। ठीक है जी मामला। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे 3। अच्छा जी, आगे चल पड़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और अब की बारी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p orbitals that lie perpendicular to the sigma framework of alkynes are, ऑप्शंस देख लेते हैं, इज इट 1 और 2 और 3 और 4। एल्काइंस की जगह स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इथाइन। इथाइन का मॉलिक्यूल है, और इथाइन के मॉलिक्यूल में आपने पता करना है कि हाउ मेनी अनहाइब्रिडाइज्ड, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की। एक ऑर्बिटल्स होते हैं जो हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, एक ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। तो कितने अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू दी सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथाइन पाए जाते हैं। इस बात को भी समझते हैं, हमने ऑप्शंस तो देख लिए, लेकिन हमें इथाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम इस सवाल के जवाब तक पहुंच सकें। तो एल्काइंस आर लाइक दिस, कार्बन, इथाइन की बात कर रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन, दोनों तरफ हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया, दोनों तरफ हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, दीज आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3, एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा फ्रेमवर्क। सिग्मा फ्रेमवर्क के बाद अब आते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स दैट लाई परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। देखिए जरा, लाई परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। जस्ट इमेजिन कि ये जो है दिस इज द सिग्मा फ्रेमवर्क, ये सिग्मा फ्रेमवर्क है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड पी वाई जो है ना, वो इस तरह पाया जाएगा, राइट एंगल पर 90 के एंगल पर। अनहाइब्रिडाइज्ड पी जेड और 90 पर, ये देखें इस तरह, वो भी 90 पर पाया जाएगा। यानी कि जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, सिग्मा फ्रेमवर्क है, उसके 90 के एंगल पर पी वाई होता है और उसके 90 के एंगल पर पी जेड होता है। यानी कि इस कार्बन के लिए मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं, जो पी वाई है वो कहां है, राइट एंगल पर है, और पी जेड कहां है, वो भी राइट एंगल पर है। अब इसे टेढ़ा बना दिया, हालांकि ना ये इस तरह है, राइट एंगल पर है, टुवर्ड्स द व्यूअर, आपकी तरफ आ रहा है। तो इसे हम समझने के लिए सिर्फ कि ये बाहर की तरफ है, हम इसे इस तरह बना लेते हैं, इस तरह बना लिया जी। ठीक हो गई जी बात। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, अब एक कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है दैट लाइज परपेंडिकुलर, और एक और 2pz ऑर्बिटल भी है दैट अगेन लाइज परपेंडिकुलर। तो कितने परपेंडिकुलर हो गए, एक और एक, 2। एक कार्बन के पास बिल्कुल ऐसे ही दूसरे कार्बन के पास भी 2
ऑर्बिटल्स हैं 2py और 2pz दैट लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथाइन। तो दो इसके पास हो गए 2py 2pz, दो उसके पास हो गए 2py 2pz, टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4 हो गए, 3 और 1 4 हो गए। सही है जनाब। तो इस तरह 4 ऐसे ऑर्बिटल होते हैं दैट लाई परपेंडिकुलर टू द सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथाइन। ये सारी बात करने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द elimination reactions that are used for preparation of ethine, and we will talk about 3 of them. Moving ahead, we are talking about the preparatory methods for alkynes. यहाँ पर सारे मेथड्स जो हम डिस्कस करेंगे देयर आर 3 ऑफ देम। ये सब के सब एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं जिनसे एल्काइन तैयार होती हैं। तो वी कैन नेम देम एज एलिमिनेशन रिएक्शंस टू prepare alkynes. First method is dehydrohalogenation of vicinal dihalides. Dehydrohalogenation of vicinal dihalides, हमारे पास ऐसे डाइहैलाइड होंगे in which there are 2 halogen atoms in vicinity। इसके बारे में जरा मैं यहाँ पर बता देता हूँ अलग से। तो विसिनल डाइहैलाइड जो है, बल्कि यहाँ पर ही लिख लेते हैं, अलग जाने की जरूरत नहीं है, RCHCXHR। दिस इज द रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट में देयर आर 2 एडजेसेंट कार्बन्स, ये देखें, और इनके साथ 2 हैलोजन लगे हैं। विसिनल वर्ड जो है विसिनिटी या नेबरहुड से निकला है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 हैलोजन एटम्स नेबरहुड में पाए जा रहे हैं। तो अगर इस तरह के कंपाउंड को आप एज ए रिएक्टेंट लें एंड यू रिएक्ट इट in the presence of alcoholic KOH, you know that it is an elimination type of reaction. इथीन की तैयारी में भी हमने इस तरह का रिएक्शन देखा था and we are pretty much sure that it is basically a beta elimination reaction. बीटा एलिमिनेशन उस टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें एक बार एक कार्बन से हाइड्रोजन जाती है और दूसरे कार्बन से हैलोजन जाती है। जिस कार्बन के साथ हैलोजन है उसे आप अल्फा कह देंगे, साथ वाले को बीटा कह देंगे। बीटा से हाइड्रोजन जा रही है, इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। और अगेन इसी तरह की एलिमिनेशन होगी दूसरी बारी, जब यहाँ से हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी। जब यहाँ पे हैलोजन लगा होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड अल्फा एंड इट विल बी कंसिडर्ड बीटा। तो ये आप देख लेंगे कि ये पहली बारी जो है, असल में प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मैं यहाँ पर वाजे करता हूँ तो फिर आपको क्लियर होगा कि क्या मामलात हो रहे हैं। तो होता ये है कि असल में एक रिएक्शन अगर मेंशन किया जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ब्रोमीन और ब्रोमीन लगे हों अगर, तो फिर ये रिएक्शन करके पहली बारी हैलोजन और हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। You get what is called as vinyl bromide। एक तरफ से हैलोजन गया, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन चला गया और फर्दर ये रिएक्ट करती है तो फिर हैलोजन और हाइड्रोजन चले जाते हैं। इस तरीके से एल्काइन तैयार हो जाता है। पहली बारी आपको कम टेम्परेचर देना पड़ता है, दूसरी बारी हार्शर कंडीशंस जो हैं वो लगानी पड़ती हैं, फिर आपका प्रोडक्ट अचीव होता है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल है इट इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड, तो इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फिर दरमियान में एक स्टेज आती है विनाइल ब्रोमाइड वाली, और वहां पर हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड की वजह से sp2 हो जाती है, और फिर वहां से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन बाकी रहती है। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट तो हमारा एल्काइन है, इसके साथ साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, 2 KBr मालिक्यूल्स बनते हैं और साथ 2 वाटर मालिक्यूल्स यहाँ पर एज बाई प्रोडक्ट हासिल होंगे।
ये था एलिमिनेशन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन जिससे एल्काइंस तैयार किए जाते हैं वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स क्या होते हैं, इन पर बात कर लेते हैं। जो टेट्राहेलाइड्स हैं दे आर बेसिकली कंपाउंड्स विच कंटेन 4 हैलोजन एटम्स अटैच टू नेबरिंग कार्बन्स। साथ साथ 2 कार्बन होंगे, उनके साथ 4 हैलोजन लगे होंगे। ये वाली जो एलिमिनेशन है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और मैग्नीशियम। कोई रिएक्टिव मेटल जो है ना वो यहाँ पर रिएक्शन करती है। हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से कोई चेंज नहीं है। sp3 से sp2 होगी, sp2 से sp होगी, यानी कि चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम फॉर बोथ दीज एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स। यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो सिर्फ 2mx2 है। mx2 का मतलब m यहाँ पर मेटल है, यानी कि जिंक होगा तो जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह। x यहाँ हेलोजन है, m यहाँ पर मेटल है, जिंक और x2। सही है जनाब, इस तरह है। अच्छा, ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया, देयर इज अनदर मेथड। और तीसरा मैकेनिज्म है उसे आप कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट्स of unsaturated dicarboxylic acids। आम जबान में इसे कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसका नाम दिया जाता है। ये भी एलिमिनेशन है बिकॉज इट इज डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिमूव्ड। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल एक ही है और वो जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है ये रहा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। यहाँ पर कंडीशंस बेसिकली इट इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रोलिसिस, तो सिंपल एक इलेक्ट्रोलिसिस होगी यहाँ पर। और इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। पहले ही कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड है तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन द स्टार्टिंग मटेरियल, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से यू आर गोइंग टुवर्ड्स sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्ट में sp2 थी, बाद में sp हो गई, तो इसलिए यहाँ पर sp3 कार्बन नहीं मौजूद, sp2 कार्बन है जो sp में जा रहा है। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। साथ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी बनते हैं और साथ ही 2 पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी जनरेट होंगे। तो ये यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स बन गए। अच्छा, इस हिस्से से आपके सामने लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चंस देखते हैं, एमसीक्यूज और अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहली बात अगर हम पूछ रहे हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के हवाले से, तो सवाल यह है कि दी dehydrohalogenation of 1,2-dibromobutane gives 1,2-dibromobutane, the dehydrohalogenation of 1,2-dibromobutane gives। ऑप्शंस हैं प्रोपाइन, बी इथाइन, चार्ली 1 ब्यूटाइन, डेल्टा 2 ब्यूटाइन। सबसे पहले डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में एक इंफॉर्मेशन वो ये है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इज एन एलिमिनेशन मैकेनिज्म दैट प्रोसीड्स विदाउट चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उर्दू तर्जमा ये है बात का कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, बल्कि डीहेलोजिनेशन और जो है ये दोनों के दोनों जो मैकेनिज्म हैं ये दोनों के दोनों प्रोसीड विदाउट चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर स्टार्टिंग मटेरियल में 2 कार्बन थे तो प्रोडक्ट में भी 2 ही कार्बन आएंगे।
अगर स्टार्टिंग मटेरियल में 4 कार्बन थे तो फाइनल प्रोडक्ट में भी 4 कार्बन आएंगे, वहां पर 3 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते। इथाइन में 2 हैं, प्रोपाइन में 3 है, तो ये तो गलत हो गई, ये ऑप्शन किसी तरह भी सही नहीं हो सकते। ये बात आपने याद रखनी है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसीड्स विदाउट चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरी बात जो आपने यहां पर देखनी है वो ये कि आप 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन को अगर देखें तो जो कार्बन हैलोजन से जुड़े होंगे उन्हीं के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आएगा। जो कार्बन हैलोजन से जुड़े होंगे उन्हीं में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो कौन से कार्बन हैलोजन से जुड़े हैं? 1 और 2। तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पर आएगा? 1 और 2 पर। तो 1 और 2 पर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, 1 और 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम 1 ब्यूटाइन रखेंगे कि 2 ब्यूटाइन रखेंगे? डेफिनेटली 1 ब्यूटाइन रखेंगे, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज ए फंक्शनल ग्रुप, इट शुड गेट द लोअर नंबर। अगर 1 और 2 ने बॉन्ड बनाया हो तो 1 ब्यूटाइन होता है। सही है जनाब, इसलिए यहां पर सही आंसर आ गया 1 ब्यूटाइन। क्लियर हो गई जी बात। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डीहैलोजिनेशन ऑफ which of these leads to the formation of इथाइन। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें 4 मालिक्यूल दिए जाएंगे और पूछा यह जाएगा कि इनमें से कौन सा मालिक्यूल इथाइन को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल का काम कर सकता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1,1 डाइक्लोरो इथेन। बीटा ऑप्शन है 1,2 डाइक्लोरो इथेन। चार्ली ऑप्शन है 1,1,2,2 डाइक्लोरो इथाइन। डेल्टा ऑप्शन है 1,1,2,2, यहाँ पे टेट्राक्लोरो कर लेते हैं जी, डाइक्लोरो नहीं होगा, टेट्राक्लोरो इथाइन। एंड द फाइनल ऑप्शन इज 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। तो अब ये 4 ऑप्शंस हैं। सवाल ये है कि कौन डीहैलोजिनेशन से इथाइन बनाएगा। वी नो दैट डीहैलोजिनेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, इसके लिए टेट्राहेलाइड आपके स्टार्टिंग मटेरियल होने चाहिए, नॉट डाईहेलाइड्स। डाईहेलाइड स्टार्टिंग मटेरियल अगर होंगे तो एल्काइन नहीं बनेगा। तो यहां पर 1,1 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। डाइक्लोरो से जनाब इथाइन नहीं बन सकती, एल्काइन नहीं बन सकती। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, डीहैलोजिनेशन, हैलोजन निकालनी है तो 4 हैलोजन वाले में से निकालनी है, तब बनेंगे एल्काइंस। अब 2 ही ऑप्शन हैं, या तो 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथाइन या 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। ये भी बात आपने नॉमेनक्लेचर में सीखी है कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। All the organic compounds are considered to be the derivatives of alkanes. For example, डेल्टा ऑप्शन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो वो बनेगा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन, ये स्ट्रक्चर है। अब जस्ट इमेजिन कि 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथाइन, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथाइन, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बाद इतने सारे हैलोजन लग सकते हैं? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रख लें कि 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथाइन ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। असल में जो एग्जिस्ट करता है वो 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन है, ये उसका फार्मूला है। और इसमें से जब चारों हैलोजन निकलेंगे तो ये इथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी बात क्लियर हो गई। चलें, अब अगली बात हमारी ये है कि हम एडिशन रिएक्शंस देखें एल्काइंस के, लाइक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन एंड द मोस्ट फेमस वन हाइड्रेशन।
आगे चलते हुए बात चल रही है एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस की। एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के एडिशन रिएक्शंस में हमने बात करनी है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन और हाइड्रेशन की। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। Hydrogenation, as the name implies, it is the addition of hydrogen to an organic compound. Hydrogenation से जो प्रोडक्ट बनते हैं बेसिकली दे आर एल्कीन्स और एल्केन्स। तो जनरली वी कैन से यहाँ पर एल्कीन्स बनती हैं और एल्केन्स बनते हैं। एक बात याद रखनी है कि हाइड्रोजनेशन को सेबेटियर्स सेंडन्स रिएक्शन भी कहा जाता है, और ये जो ना स्टार्ट में एक नाम इसका लिखा हुआ है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस का, इवन एल्कीन्स के लिए भी यही रिएक्शन जो है नाम इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन जो है वो हो सकती है निकल और 250 डिग्री सेंटीग्रेड, या प्लाटिनम और प्लाडियम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो भी ये काम कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल एल्काइन है इसलिए वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अगर वो एल्कीन में कन्वर्ट होता है तो sp2, इफ इट गोज टू एल्केन तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज sp3 तक चली जाएगी। ये हो गई हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के बाद दूसरा बड़ा रिएक्शन वो आता है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन involves the addition of hydrogen halide. हम अज्यूम करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू इथाइन, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। तो हमारे जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे स्टार्टिंग विद HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे HBr से, फर्स्ट वन विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, विनाइल ब्रोमाइड। And then when vinyl bromide is treated with HBr, so in this case it is an unsymmetrical reagent and it has been added to unsymmetrical alkene. If an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the added reagent goes to that carbon atom with lesser number of hydrogens. ये स्टेटमेंट है मार्कोनिकॉव्स रूल की, और स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल के मुताबिक जो हैलोजन है विनाइल ब्रोमाइड में ऐड होने पर वो सेकंड कार्बन के साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, बल्कि फर्स्ट कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। एंड व्हाट यू गेट इज 1,1 डाइब्रोमो इथेन, नॉट 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,1 डाइब्रोमो इथेन बनता है जी, 1,2 डाइब्रोमो इथेन यहां पर नहीं बनता। सही है जनाब। व्हाट इज द नेम ऑफ द रूल वी आर फॉलोइंग, वो है मार्कोनिकॉव्स रूल। ये हमने एल्कीन में भी डिस्कस किया है। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पर कंडीशन की, तो यहाँ पर बेसिकली आपने हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो ऐड कर देना है, काफ़ी हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन चेंज की बात करें तो एल्काइन से स्टार्ट कर रहे हैं, वो विनाइल ब्रोमाइड या एल्कीन में जा रहा है और फाइनली द प्रोडक्ट इज एल्केन, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये थी हाइड्रोहेलोजिनेशन। सही हो गई जी बात। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन भी आपने देखी। अच्छा, हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है इसके हवाले से दो बातें जो है वो हमें यहाँ पर कर लेनी चाहिए प्रायर टू मूविंग टूवर्ड्स हाइड्रेशन, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक टॉपिक है। तो दो सवाल हैं, पहले सवाल से बात स्टार्ट करते हैं। तो H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। द क्वेश्चन इज व्हेन हाइड्रोहेलोजिनेशन is done, the
halogen atom goes to the position, और कुछ पोजीशन चले हाईलाइट कर लेते हैं। एक पोजीशन है 1 2 3 4, 4 पोजीशंस हैं। हमने यहाँ पर हाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दी। ये आपके सामने हाइड्रोहेलोजिनेशन है। आपके ख्याल में जो हेलोजन एटम है वो कहाँ जाएगा? इज इट 1 2 3 और पोजीशन नंबर 4? कहां पर जाना चाहिए हेलोजन एटम को? ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल स्टेट्स दैट when an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, unsymmetrical compound, असल में एल्कीन तो इसलिए हम जनरली यूज करते हैं क्योंकि मार्कोनिकॉव्स रूल जो है वो हमने एल्कीन्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। मार्कोनिकॉव्स रूल जनरली ये बता रहा है कि अगर एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, लाइक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मैंने ऐड किया है HX और एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में उसे ऐड किया है, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम, negative part goes to that carbon atom with a lesser number of hydrogens। तो सबसे कम हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, 3 पर 1 भी नहीं है, 3 पर 1 भी नहीं है, इसका मतलब है 3 पर कम है सबसे, यानी कि चार्ली ऑप्शन। यहाँ हाइड्रोहेलोजिनेशन से जो कार्बन है वो 3 वाला, उस पर जाकर नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा। सही होगा जी बात, ये भी देख लें आप। अच्छा, एक और सवाल भी है यहां पर, मार्कोनिकॉव्स रूल इज गवर्न्ड बाय, मार्कोनिकॉव्स रूल जो है, जो कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, इसकी बेसिस क्या है? व्हाई डज इट से सो? क्यों ऐसा कहता है मार्कोनिकॉव्स रूल? पोलैरिटी of carbon triple bond carbon, non-polarity of carbon single bond hydrogen, hybridization of alkenes, या फिर stability of कार्बोकैटाइन। तो क्या ऐसी वजह है कि मार्कोनिकॉव्स रूल जो है वो सजेस्ट कर रहा है नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स? तो इसकी वजह क्या पोलैरिटी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, या नॉन पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन्स है, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन? यहाँ मैं समझाना जो चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली कुछ लोगों को आंसर आता है, कुछ लोग अभी नए हैं, तो आंसर है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। आंसर मैं बता देता हूँ क्यों है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 3 ऑप्शंस जो है ना, ये इंतहाई इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं और इनका मार्कोनिकॉव्स रूल से दुनिया भर में कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब ये ऑप्शन आ जाते हैं पेपर में, तो फिर आप जब देखते हैं तो अपना कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई, ये वाला ऑप्शन तो हमने नहीं देखे, शायद इनमें से कोई सही आंसर होगा। तो याद रखें, एक ट्रिक जो हमेशा काम करता है वो ये कि जिस टॉपिक से सवाल आया है उस टॉपिक को माइंड में लाकर आपने ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शंस को देख के जब आप टॉपिक पर जाएंगे, पहले टॉपिक सोचें, टॉपिक में बात क्या हो रही है, फिर देखें ऑप्शन क्या है। अगर आप पहले टॉपिक से ये वाले ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको ना परेशान कर देंगे कि पता नहीं है, ये तो बड़े अजीब से ऑप्शन है, ये सवाल तो मुझे नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, सवाल आ जाता है, जवाब आ जाता है, कोई मसला नहीं होता। असल में टॉपिक सोचें, उसके बारे में जो पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिस तरह ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपके माइंड में होगा, तो जवाब आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। अच्छा, मार्कोनिकॉव्स रूल की बेस जो है ना वो जरा समझ लें। मार्कोनिकॉव्स रूल के मुताबिक जब फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड का नाम है फॉर एग्जांपल, ये कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोपाइन की, ये लें जनाब, प्रोपाइन है, ये प्रोपाइन है, इसमें मैंने ऐड कर दिया HBr। HBr जब ऐड करते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड उस पर अटैक करता है,
ट्रिपल बॉन्ड अटैक करता है तो ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली ना 2 इलेक्ट्रॉन्स है जी, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लेता है। अब जब एक कार्बन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लेता है तो दूसरे कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। या तो ये हो सकता है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो ये दरमियान वाला इस्तेमाल कर ले, और अगर दरमियान वाला यूज करेगा तो फिर सूरत हाल ये बनेगी कि CH3C, इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया CH2, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जो था वो साथ वाले कार्बन ने इस्तेमाल कर लिया, तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि CH3C पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH3। अब की बारी क्या हो, सॉरी CH2। या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, सब कुछ सही लग रहा है, मुझे लगता है कि ये नहीं सही लग रहा। अच्छा ये, अच्छा या फिर ये हो सकता है, तो यहाँ पर देख लें कि इस कार्बन ने अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए, दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए, अपना इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल किया, साथ वाले का भी इस्तेमाल किया, तो अपना इस्तेमाल करके तो उसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो दूसरे का इस्तेमाल किया उसकी वजह से इस कार्बन पर हाइड्रोजन सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हमने शो कर दिया। इसके मुकाबले में दूसरा केस ये हो सकता है कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन साथ वाला इस्तेमाल कर ले और वो तो बनाकर बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इस पर पॉजिटिव आ जाए। कार्बन पर पॉजिटिव इधर भी है, कार्बन पर पॉजिटिव इधर भी है, इधर जो कार्बन पर पॉजिटिव है उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन, प्राइमरी कार्बोकैटाइन, क्योंकि कार्बन जिस पर पॉजिटिव है वो आगे एक से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो आगे 2 से जुड़ा हुआ है। एंड वी हैव लर्नड दैट tertiary carbocations are more stable than secondary carbocations, which are in turn more stable than primary carbocations. tertiary carbocations ज्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी कम स्टेबल होते हैं, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो ये सेकेंडरी वाले प्राइमरी से स्टेबल हैं, इसलिए सेकेंडरी वाले बनेंगे। सेकेंडरी वाले बनेंगे तो सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो फिर वही बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन से, वही बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन से, जिस पे कम हाइड्रोजन है वही बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन से। इस तरह से मार्कोनिकॉव्स रूल जो है वो काम करता है। कार्बोकैटाइन वो बनता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, सही है जी, और फिर वही आगे जाकर बॉन्ड बना लेता है। सही जनाब। तो जिसके जिसके पास कम हाइड्रोजन है, दो तरह स्टेटमेंट है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है या जिसके साथ ज्यादा कार्बन लगे, एक ही बात है जी। जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है या जिसके पास ज्यादा कार्बन है, दोनों ही बातें सही हैं। यानी कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास जिससे ज्यादा कार्बन लगे हुए हैं। तो कार्बन ज्यादा लगने चाहिए, हाइड्रोजन कम लगने चाहिए, फिर उसके साथ नेगेटिव पार्ट आकर जुड़ता है। अच्छा, कुछ बात यहाँ पर हाइड्रेशन की भी हो जाए। हाइड्रेशन के लिए मैंने ना थोड़ा सा एक्सपेंडेड तरीका लगाया है। हाइड्रेशन के लिए हम थोड़ा सा डाटा लिखेंगे, और वो डाटा जो है वो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि हाइड्रेशन जो है वो एक ट्रिकी किस्म का टॉपिक है। अच्छा, हाइड्रेशन के लिए सबसे पहले मैं कंडीशंस आपको बता दूं। यहाँ पर मरकरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड काम करते हैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर। याद रहे कि हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर को कहते हैं, ऑब्वियसली ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रेशन में इथाइन की अगर हाइड्रेशन की जाए तो इससे बनता है विनाइल अल्कोहल, और उसकी टॉटोमेराइजेशन से बनता है एसिड एल्डिहाइड। टॉटोमेराइजेशन यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि ये जो अमल हो रहा है इसे कहते हैं टॉटोमेराइजेशन। सही जी। जो विनाइल अल्कोहल होती है इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो विनाइल अल्कोहल होती है H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसमें ईन डबल बॉन्ड और OH अल्कोहल दोनों ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे ईन ओल ऐसे कहते हैं।
एसिटल्डिहाइड की बात की जाए तो ये देखें ज़रा, मैं यहाँ पर बॉन्ड शिफ्टिंग दिखा रहा हूँ। ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ चला जाता है। इस तरीके से जब रिएक्शन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड। अब काफी सारी और एग्जांपल्स हमने आपके लिए इकट्ठी की हैं। 2 मिसालें किताब में हैं, 2 नहीं हैं। तो अगली मिसाल किताब की वो है प्रोपाइन। इससे बनता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन, और वो टॉटोमेराइज होकर बनाता है एसीटोन। ये भी टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है। हम 2 मिसालें और एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। एक है 1 ब्यूटाइन की, और इससे बनती है 2 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटीन, और इससे बनेगा ब्यूटेनॉन। कैसे? बाय टॉटोमेरिज्म। आप इसे ड्रा करेंगे लाजमी, ये आपकी असाइनमेंट में आ जाएगा कि आपने इसे खुद से ड्रा करके देखना है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। इसके बाद आ जाता है 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन से बनता है 2 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीन, और उससे भी ब्यूटानोन ही बनता है। ब्यूटानोन ही बनता है। यानी कि सीखने वाली बात यह हुई कि 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन का जो प्रोडक्ट है हाइड्रेशन का वो सेम होता है। एक और अहम इंफॉर्मेशन वो ये याद रखनी है कि ओनली इथाइन गिव्स एल्डिहाइड, all other alkynes give ketones। तो सिर्फ एल्डिहाइड बना, इथाइन से ही एल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड, बाकी सबसे कीटोन ही बनते हैं। सही हो गई जी बात। ये आपने याद रख लेना है, और हाइड्रेशन के साथ ही हम पढ़ लेते हैं एसिडिक नेचर, फिर कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। तो एसिडिक नेचर की अगर बात की जाए तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस में सीखने वाली बात यह है कि टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस जिन्हें 1 एल्काइंस भी कहा जा सकता है। 1 एल्काइंस का मतलब जिनमें जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो 1 पर है। 1 ब्यूटाइन, प्रोपाइन, 1 पेंटाइन, 1 हेक्साइन वगैरह, जिनमें 1 आता है, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड आता है। टर्मिनल एल्काइंस जो है ना, दे शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और क्यों शो करते हैं टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक प्रॉपर्टीज? क्योंकि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है तो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़कर 2.8 हो जाती है, और अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़कर 3.1% हो जाती है। जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसमें 25% s कैरेक्टर होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में से 3 टोटल ऑर्बिटल हैं, sp2 उसमें से एक s है, तो हर s ऑर्बिटल की जो कंट्रीब्यूशन है वो 33% होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p है तो 50% s की कंट्रीब्यूशन है। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हो जाता है पोलर, यानी कि कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गई जी बात। इसी को आगे लेकर चलते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस को आगे लेकर चल रहे हैं। याद रखना है आपने कि एल्काइंस अपने एसिडिक नेचर की वजह से, यानी कि अपने टर्मिनल हाइड्रोजन के एसिडिक प्रॉपर्टी, उसके मेटल से रिएक्शन की टेंडेंसी की वजह से ये बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देते हैं जो एल्कीन्स या फिर एल्केन्स शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टैंडर्ड बात कर लेता हूँ किसी भी इथाइन की,
इथाइन की या किसी भी वन एल्काइन की, इथाइन या फिर वन एल्काइन, इसे अगर सोडियम से मिलाया जाएगा तो ये एल्काइनाइड बना देंगे, एल्काइलाइड कह लें आप इसे, सही है जी, या एल्काइनाइड कह दें आप इसे, सही है जनाब। तो एसिटाइलाइड जिस तरह होता है, और साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बन जाएगी। अगर आप यहाँ पर रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे तो फिर यहाँ पर अगेन बनेगा तो जो अमोनिया नहीं होना चाहिए, सोडामाइड से रिएक्शन करवाएं, सोडामाइड से रिएक्शन करवाएं तो भी अल्काइनाइड बनेगा, लेकिन यहाँ पर बाई प्रोडक्ट अमोनिया बनेगा। एक रिएजेंट है, आपने इसका नाम सुना होगा, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम रखा जाता है टॉलेंस रिएजेंट। और ये एक अच्छा एमसीक्यू बन जाता है जब आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स 12 चैप्टर पढ़ रहे हो कि कौन सा रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएजेंट टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है, कौन सा रिएक्टेंट टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है। तो वहां पर आप कहते हैं कि जनाब जो इथाइन है ना वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करती है। हालांकि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड्स के साथ टेस्ट देते हैं, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट एल्काइन से भी रिएक्शन कर सकता है। क्या तमाम एल्काइन से रिएक्शन कर सकता है? जी नहीं, सिर्फ टर्मिनल एल्काइन से, वन एल्काइन से, इथाइन से। अच्छा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, लेकिन साथ जो है वो आपको मिलेंगे अमोनियम नाइट्रेट और साथ बनेगा वाटर। सही है जनाब। बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो सिल्वर आकर इंट्रोड्यूस हो जाता है, सिल्वर एसिटाइलाइड या सिल्वर एल्काइलाइड जो है वो यहाँ पर बनता है। इसी तरीके से रिएक्शन हो सकता है कॉपर क्लोराइड से बेसिक कंडीशन में, यहाँ पे भी एल्काइनाइड या एल्काइलाइड बनेंगे और साथ बनेगा कॉपर, कॉपर सल्फेट है, कॉपर क्लोराइड है, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा जी, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ वाटर बन जाएगा। तो ये 4 रिएक्शंस आपने याद रखने हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि जनाब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। हर जगह जो मेटल है ना वो आकर हाइड्रोजन को हटाकर उसे निकाल देगी और उसकी जगह ले लेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास मौजूद हो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसे मैं सोडियम से मिलाता हूँ, सोडियम से मिला दिया मैंने और यहाँ पर बना दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA। देखें जनाब यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह सोडियम लग गई है और साथ हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगी। तो इस तरह का रिएक्शन हो रहा है, इसे कहते हैं एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर की एक मशहूर मिसाल, प्रॉपर्टी समझा दूं आपको। आप कहते हैं कि जो NaCl है ये साल्ट है। इसे साल्ट क्यों कहते हैं? देखें जरा, एसिड प्लस बेस साल्ट। अब देखें साल्ट कैसे कहा, मेटल की एसिड का हाइड्रोजन हटा दें उसकी जगह मेटल लगा दें, साल्ट बन जाएगा। एसिड के हाइड्रोजन को मेटल जब हटाता है तो ये एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड के हाइड्रोजन को जब मेटल हटाता है तो एसिड बेस रिएक्शन। एसिड के हाइड्रोजन को मेटल ने हटा दिया, एसिड बेस रिएक्शन। क्या कहेंगे? एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। एल्कीन ये रिएक्शन नहीं करते, एल्केन भी ये रिएक्शन नहीं करते। सही है जनाब। चलें फिर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की हाइड्रेशन के हवाले से और साथ साथ एसिडिक नेचर के हवाले से। एक बात और याद रहे कि जो एल्काइनाइड्स हैं, ये जो एल्काइनाइड्स मैंने यहाँ पर जिक्र किए, अगर आप इन्हें डाइल्यूट एसिड से मिला दें तो ये वापस जो अपना स्टार्टिंग मटेरियल है वो दे सकते हैं। इसी वजह से एल्काइंस जो एल्काइनाइड्स वाला ये रिएक्शन है, इसे प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन, सेपरेशन वगैरह के लिए, एल्काइनाइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए इनकी इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन को। अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस की और क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि 1 पेंटाइन अपॉन hydration gives 1 pentyne upon hydration gives
तो यहाँ पर पहला स्टार्टिंग मटेरियल मेरा जो अंदाज़ा है कि यहाँ से बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, बाकी तो आप बताएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि यहाँ से क्या बनेगा। एक ऑप्शन आ गया, दूसरा ऑप्शन भी मैंने ड्रॉ कर दिया, तीसरा ऑप्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, और चौथा ऑप्शन ड्रॉ कर रहा हूं। जी, 1 पेंटाइन अपॉन हाइड्रेशन गिव्स। यहां पर भी हम एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करेंगे। एलिमिनेशन मेथड समझने के लिए, मतलब ये केमिस्ट्री वाला एलिमिनेशन मेथड नहीं, लॉजिक वाला एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम चीज़ों को जो गैर ज़रूरी हैं, गलत हैं, जो बैद अज़ इम्कान है, दे आर आउट ऑफ क्वेश्चन, उन सबको माइनस कर देते हैं। याद रखना है आपने कि हाइड्रेशन के अंदर कार्बन काउंट चेंज नहीं होता, तो कार्बन काउंट चेंज नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगली बात जो मैंने आपको बताई है वो ये कि जो इथाइन है उससे एल्डिहाइड बनता है हाइड्रेशन से, बाकी सबसे कीटोन बनते हैं। तो पेंटाइन जो है वो उससे एल्डिहाइड तो किसी सूरत नहीं बन सकता, क्योंकि एल्डिहाइड सिर्फ इथाइन से बनता है। अब ऑप्शन बचा कि 1 बनेगा या 2 बनेगा, यानी कि ये है 2 पेंटानोन, ये है 3 पेंटानोन, इनमें से कौन सा बनेगा। चलें इसको समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं 1 पेंटाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, इसमें ऐड कर दिया है मैंने वाटर। वाटर इज एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, H और OH अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, it is added to unsymmetrical alkyne, the negative part goes to that carbon atom with a lesser number of hydrogens। सही जनाब, तो बिल्कुल एज पर शेड्यूल हमने यही बात की। तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 CH2 CH3। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या होता है जी? इनोल में अगला स्टेप होता है टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन हो रही है, ये डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि साफ जाहिर है कि यहाँ से जो है वो 3 पे तो है ही नहीं, 3 पे तो जनाब ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे तो कभी भी जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप नहीं आ सकता। मसला तो 1 और 2 का था, तो 2 पर आ सकता है। यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई परेशानी नहीं है, अभी हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो भाई ये 2 पेंटानोन यहाँ से बन गया, 1 पेंटाइन से 2 पेंटानोन बनता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, रिलेटिवली आसान सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रोपाइन मॉलिक्यूल्स needed to liberate 1 mole of hydrogen upon reaction with sodium। तो ऑप्शन है 1 2 3 4। कितने प्रोपाइन के मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होंगे अगर हम सोडियम से रिएक्शन करवाएं उसे, और उससे हमने 1 मोल हाइड्रोजन बनानी हो? आपके सामने वैसे ये देखें, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोपाइन से हाइड्रोजन बन रही है, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक H है, वहां पर H2 है। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं, यहाँ 2 लगा देता हूँ, इधर भी 2 लगा देता हूँ, तो 1 मोल हाइड्रोजन बनेगी। तो यहाँ से साफ जाहिर है कि अगर हमारे पास दो हमारे पास होते मोल ऑफ प्रोपाइंस, तो फिर हम उससे बआसानी बना सकते थे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वहां से बआसानी बन सकता था। अच्छा जनाब, तो ये भी बात क्लियर हो गई, होपफुली यहाँ तक बात क्लियर है डाटा आपका। तो ये कुछ बात हमने यहाँ पर मुकम्मल की। अब हमने आगे चलना है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में फ़र्क देखेंगे और एक ग्रैंड कंपैरिजन करेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का। अब हम बात कर रहे हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के एक ग्रैंड कंपैरिजन की। ये चीज़ हमें मदद देगी तीनों की केमिस्ट्री एक ही पॉइंट पर समझने में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्केन्स की, उन्हें हम कंपेयर करेंगे एल्कीन्स के साथ, और साथ ही उन्हें कंपेयर कर लेंगे एल्काइंस के साथ। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। एल्केन्स किस टाइप के
कंपाउंड्स हैं, टाइप ऑफ कंपाउंड, तो एल्केन्स आर बेसिकली सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये तो हो गई बात कि ये किस टाइप के हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी पाई जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से एल्कीन्स में सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अलबत्ता एल्कीन्स अगर इस तरह पाई जाती हैं कि उन्होंने एक डबल बॉन्ड बनाया हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, लेकिन अगर वो दोनों ही तरफ डबली बॉन्डेड हों तो फिर वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जबकि एल्काइंस के केस में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp ही रहती है और कोई ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए कि एल्केन्स किस टाइप के रिएक्शन देते हैं, तो एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देना पसंद करते हैं। इसके मुकाबले में एल्कीन्स एल्कीन्स देती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और रिएक्शंस भी ऑक्सीडेशन भी है डेफिनेटली, लेकिन हम फिलहाल जो हमने सिलेबस के अंदर पढ़े हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। एल्काइंस ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, बल्कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी दे सकते हैं, और ये चीज़ उन्हें डिफरेंट करती है एल्कीन्स से। आगे चलते हुए एसिडिक नेचर की बात की जाए तो एल्केन्स आर नॉट एसिडिक, नीदर आर एल्कीन्स नॉर एल्केन्स, बट एल्काइंस आर एसिडिक। सारे एल्काइंस एसिडिक नहीं है, याद रखना है, सिर्फ वन एल्काइन और इथाइन जो हैं वो एसिडिक होते हैं। आगे चलते हैं जी, ब्रोमीन वाटर के साथ डीकलराइजेशन। कौन कौन ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज करता है? तो ब्रोमीन वाटर एल्केन से रिएक्शन नहीं करती, एल्कीन से भी करती हैं, एल्काइन से भी करती हैं। ये बात हो गई जनाब। इसके बाद देखते हैं कौन कौन KMnO4 का कलर डिस्चार्ज करता है। तो KMnO4 का कलर भी एल्कीन्स डिस्चार्ज नहीं करते, एल्कीन्स भी कलर डिस्चार्ज करती हैं, एल्काइंस भी कलर डिस्चार्ज करते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन की बात की जाए तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस एल्केन्स में हमने पढ़ा था, एल्केन्स फ्री रेडिकल रिएक्शन देते हैं। एल्कीन्स जनरली वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का, लेकिन उनमें सिर्फ एक रिएक्शन ऐसा है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऐसा है, जिसके अंदर वो दे सकते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन जो है ना वो एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है एल्कीन्स का। एल्काइंस जो हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं देते। बात की जाए इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्टिविटी की, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की, यानी कि जो चीजें इलेक्ट्रॉन चाहती हैं उनसे रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन में जो एल्केन्स हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव, एल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव, while alkynes have इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी। तो एल्काइंस दरमियान में है एल्केन्स और एल्कीन्स के। इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी की बात की जाए टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स, तो एल्केन्स तो ना इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करते हैं ना न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करते हैं, लेकिन हमने सीखा है कि एल्काइंस जो है ना उनकी रिएक्टिविटी, आज स्टार्ट में ही हमने बात की, वो सबसे ज्यादा होती है। सही जनाब, तो इंटरमीडिएट दरमियान में आ गया। एक बात और कर लेते हैं और उसके साथ ही हमारा कंपैरिजन मुकम्मल हो जाएगा, वो ये है कि जनरल रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है। तो जनरल रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है ना जी, वो आप वही फॉलो करते हैं जो आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में लिख चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अंदर जो लिखा है ना जी, वही जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी फॉलो होता है। तो ये टेबल आपने नोट कर लेना है, साथ ही एक टेबल जो है वो हम और ड्रा कर लेंगे और आज की बात मुकम्मल होगी। फिर ये लें जरा, अगला टेबल आ गया है हमारा, और अगले टेबल में वी आर कंपेयरिंग द एडिशन विद सब्स्टिट्यूशन। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में एक फ़र्क हम देखना चाह रहे हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं एडिशन रिएक्शन, और एक तरफ हम मेंशन कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। अच्छा जनाब, जो एडिशन है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, एडिशन रिएक्शन देना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं ये सैचुरेटेड
कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना। एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp से sp2 या sp2 से sp3 की तरफ जाती है एडिशन रिएक्शंस में, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर जितने बॉन्ड पहले हैं उतने ही बॉन्ड रिएक्शन के एंड पर रहते हैं, तो इसलिए कोई ख़ास जो है वो परेशानी हमें देखने में नहीं मिलती। तो फर्दर यहाँ पर ये होता है कि जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर डिक्रीज हो सकते हैं एडिशन रिएक्शन में। इसी तरीके से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पर पाई बॉन्ड्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। जब भी एडिशन होती है तो सिग्मा बॉन्ड बढ़ रहे होते हैं, पाई बॉन्ड्स कम हो रहे होते हैं। जो एस कैरेक्टर है कार्बन का वो कम हो रहा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एस कैरेक्टर कम हो रहा होगा, sp से sp2, sp2 से sp3 तो का एस कैरेक्टर कम हो रहा है, जबकि जो p कैरेक्टर है कार्बन का जो कि बॉन्डिंग कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा होता है। और जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम होता है तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ कार्बन जो कि बॉन्डिंग कर रहा है, अगर वो पहले sp था यानी कि एल्काइन था और फिर वो एल्केन में चला गया, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। 3.1 होती है, 2.8 हो सकती है या फिर 2.5 भी हो सकती है। अच्छा, ये सारी बातें जो एडिशन के बारे में हम सीख सकते हैं, इन सारी बातों में यहाँ पर हम कहेंगे कि नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो सब्स्टिट्यूशंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस। एक मालिक्यूल, एक एटम निकलेगा, दूसरा आ जाएगा, बाकी ओवरऑल मालिक्यूल का सिस्टम, उसकी ज्योमेट्री, उसका स्ट्रक्चर, वो सब का सब जो है वो एक जैसा रहता है। सही है जनाब। तो ये एडिशन और एलिमिनेशन का कंपैरिजन आ गया। ये सारी बात आपने नोट कर लेनी है, लिख लेनी है। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी और कुछ और चीज़ें हम बेंजीन के हवाले से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।